दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के एक बहुत ही सरल टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। अब बात आती है जब ये टॉपिक बहुत सरल है और इससे एग्जाम में केवल 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो इस पर डिस्कशन जरूरी क्यों? तो देखिए, कंपटीशन एग्जाम में आप जानते हैं एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी 1 नंबर कम रह जाने से आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता है तो बहुत दुख होता है। ज्यादा नंबर से ना आए तब तो ठीक था, लेकिन अगर आप 1 नंबर से चूक गए हो तो बहुत दर्द होता है। दूसरी बात आती है, ये टॉपिक सरल है तो इस पर डिस्कशन क्यों? देखिए, कठिन क्वेश्चन तो सबके लिए कठिन है। अगर वो एक बार को छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उसको कर नहीं पाएंगे, अगर करेंगे भी तो गलत करेंगे। लेकिन जब बात आती है सरल क्वेश्चन की तो उसको तो सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर आप वो छोड़ देते हैं, आपसे गलत हो जाता है तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाता है। विराम चिन्ह से बनने वाले क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको उनकी पूरे तरीके से जानकारी हो कि कौन कौन से विराम चिन्ह कहाँ यूज होते हैं। पहले देखते हैं परीक्षा में इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, विराम चिन्ह से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, रोको मत जाने दो। इस वाक्य में यदि वक्ता का तात्पर्य रोकने का है तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है, भाइयों बिना परिचय का यह प्रेम कैसा? वाक्य का सही रूप क्या है? आपको इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके इस वाक्य का सही रूप बताना था। और भी क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, उपदेशक, लाघव और विवरण। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी का आमीन का जो 2016 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक का, उद्धरण का, अल्पविराम का या पूर्ण विराम का? यह क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी हम इन सब क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो बेहद सरल है, लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले हम विराम चिन्हों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। फिर इन सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो हिंदी में कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। हिंदी और अंग्रेजी के जो विराम चिन्ह हैं वो सारे सेम होते हैं, केवल एक विराम चिन्ह को छोड़ के। वो कौन सा है, अभी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले उन विराम चिन्हों को देखते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और उन पर डिस्कशन की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। वो कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह को विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं। तो इन सारे चिन्हों का तो यूज अक्सर आप करते रहते हैं, इनके बारे में जानते भी हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य चिन्हों के बारे में। एक बात और, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। कितनी मानी है? 20 मानी है। उनके अनुसार हिंदी का पूर्ण विराम और अंग्रेजी का फुल स्टॉप, ये दोनों विराम चिन्ह ही अलग अलग होते हैं। बाकी सारे विराम चिन्ह अंग्रेजी से सेम टू सेम मिलते हैं। देखते हैं हम लोग बाकी चिन्हों के बारे में भी। तो नेक्स्ट हमारा विराम चिन्ह है संयोजक चिन्ह, या इसको सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। संयोजक से मतलब है ये दो शब्दों को कनेक्ट करने का काम करता है, और संयोजक का ही मतलब सामासिक भी होता है। यानी कि सामासिक पदों दिन रात, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा या द्वंद्व समास में भी इस चिन्ह का खूब प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके। दिन रात, जय पराजय, अन्न जल, इन सब के बीच में देखिए सामासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और भी होता है, जैसे कौन सा लिखने में हम लोग बीच में सामासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या बार बार, इसके बीच में सामासिक चिन्ह का प्रयोग है। माता पिता या कोई ना कोई, तो ये तो हो गया सामासिक चिन्ह। अब इसी से मिलता जुलता एक और चिन्ह होता है, उसको भी देख लेते हैं। कौन सा चिन्ह होता है वो होता है निर्देशक चिन्ह, या डैश कहते हैं जिसको। देखिए, संयोजक चिन्ह और डैश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। जैसे संयोजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा सामासिक चिन्ह से बड़ा होता है। इसको आप जैपनीज समझ सकते हैं और इसको अफ्रीकन समझ सकते हैं। अब निर्देशक चिन्ह या डैश का यूज कहाँ होता है, इस स्टेटमेंट को देखिए। महात्मा गांधी के जीवन के मूल मंत्र थे, क्या थे? सत्य और अहिंसा। तो इसको दिखाने के लिए डैश का प्रयोग हुआ है। और भी डैश का यूज होता है, जैसे कि देखिए, हम लोग लिखते हैं किसी चीज की डेफिनेशन या परिभाषा, परिभाषा के बाद डैश लगाते हैं और उस चीज की परिभाषा लिखते हैं।
जैसे जल के 1 ग्राम का तापमान, और ये पूरी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान देने लायक है, परिभाषा लिखने के बाद हम जो चिन्ह लगाते हैं वो डैश होता है। और भी देखिए डैश का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगर किसी व्यक्ति का हमें कथन लिखना होता है तो हम डैश लगा देते हैं। या किसी ने कोई कोटेशन दिया है, उसके आगे उस व्यक्ति का नाम लिखना है तो डैश लगा के लिखते हैं। या कोई बात आपको कहनी है, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, उसने मुझसे कहा, उसके बाद डैश लगाया। आजकल वेब सीरीज मनोरंजन का नया माध्यम है। या ये वाला सेंटेंस देखिए, डॉक्टर जे स्मिथ के अनुसार नल खराब होने पर नलसाज को बुला लेना चाहिए। और ये वही जे स्मिथ हैं जो नल ठीक करते करते इनका खुद का नल लीक करने लगता है। तो एक चीज देखिए इन सब में, इसमें एक और विराम चिन्ह का यूज हुआ है। कौन से? जैसे बैर, क्रोध या अचार का मुरब्बा है, तो उसमें आप ये देख पा रहे होंगे एक और विराम चिन्ह का यहाँ पर यूज हुआ है, ये वाला। ये इसको कहते क्या है? यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, सारे में यूज हुआ है। ये इस डेफिनेशन में भी यहाँ पर यूज हुआ है। इस चिन्ह को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। इसको सिंगल या डबल दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने उद्धरण चिन्ह के बारे में भी जान लिया। हम सब पे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे, किसी भी चिन्ह पे पीएचडी नहीं करने जाएंगे कि ये कौन सी संज्ञा और कौन से प्रोनाउन के बाद लगता है, या 2 क्रियाओं में डिफर करना हो तो कहाँ पर कॉमा का प्रयोग होता है, कहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। उन सब की कोई आवश्यकता है नहीं हमें, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन का टाइप हमने देख ही लिया है, या तो उसका यूसेज पूछता है या फिर उस विराम चिन्ह का नाम पूछता है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन ही पूछता है बस। तो हमें बस इतना सा अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो हमारा काम बन जाएगा। और एग्जाम्पल के माध्यम से हम सबको देखेंगे कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इन सभी से मिलता हुआ ही है, वो है हमारा विवरण चिन्ह। अब देखिए हमने सामासिक चिन्ह की बात की, निर्देशक चिन्ह की बात की, उन्हीं सब की फैमिली का है ये विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह क्या होता है, इसका कहाँ यूज किया जाता है? तो देखिए जब भी आप लिखते हैं, कोई निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध में कोई हेडिंग आती है मनुष्य जीवन में विज्ञान की भूमिका, तो उसके बाद डैश लगा देते हैं या इस विवरण चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। ये सारे चिन्ह, ये तीनों टाइप के चिन्ह हो जाने के बाद एक और चिन्ह का यूज हम लोग अक्सर किया करते हैं हिंदी में। कौन सा चिन्ह है वो? देखिए इसको देखिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा। परिभाषा के बाद ये 2 बिंदु का यूज हुआ है। ऐसा हम लोग कई बार करते हैं हिंदी में लेखन के समय, लिख देते हैं उदाहरण, उदाहरण के बाद ये 2 बिंदु लगा देते हैं। जैसे ये कालीकट, कालीकट के बारे में बताना हो या कोचीन के बारे में बताना हो, तो हम लोगों ने तो अभी देखा था कि किसी चीज के बारे में बताना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं या डैश का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये विसर्गों के समान एक नया चिन्ह है, इसका प्रयोग हुआ पड़ा है। तो क्या करें? ये कौन सा चिन्ह है? तो जानते हैं इसके बारे में, ये आखिर चिन्ह है कौन सा? तो इस चिन्ह को हिंदी में अपूर्ण विराम के नाम से जाना जाता है। अपूर्ण विराम या उपविराम। देखिए अपूर्ण विराम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूर्ण विराम का उल्टा है। पूर्ण विराम तो वहां लगाया जाता है जहां हमारी बात समाप्त हो गई हो, नया सेंटेंस चालू करना हो। लेकिन अपूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का उल्टा है। अपूर्ण विराम जब लगेगा तो हम लोग बात को खत्म किए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अपूर्ण विराम है ना, इसलिए इसलिए अपूर्ण विराम लगाने के तुरंत बाद हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। कैसे? जैसे इसमें हमने लिखा परिभाषा, परिभाषा के बाद अपूर्ण विराम लगा दिया। अब इसको तो अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसके बाद हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ी। और उदाहरण के बाद उदाहरण लिख के तो आप छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और जैसे लिख के भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा जाता है तो ये अपूर्ण विराम होता है। सेम टू सेम यहाँ भी कालीकट, कालीकट के बाद ये अपूर्ण विराम लगा दिया तो उसके बाद भी कुछ लिखा। कोचीन, कोचीन के बाद अपूर्ण विराम लगा दिया तो उसके बाद भी कुछ हमने यहाँ पर लिखा। अब बात आती है, क्या ये आपको हिंदी भाषा में जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था विसर्ग, विसर्ग के समान नहीं दिख रहा बिल्कुल? तो कामता प्रसाद गुरु इस चिन्ह को हिंदी में इल्लीगल मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदी में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तो विसर्ग है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्या ये उदाहरण नहीं लिखा हुआ है और ये काली कटा कोचीना, तो समझ में नहीं आ रहा है लिखा है कि हम लोग विवरण दे रहे हैं। दूसरे दूसरे पढ़ने वाले इसको अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। तो इस भ्रम से बचने के लिए हिंदी में अपूर्ण विराम का उपयोग ना के बराबर किया जाता है, मतलब किया ही नहीं जाता। पर इसकी जगह
डैश का प्रयोग प्रचलित है। जैसे परिभाषा के बाद परिभाषा लिखनी है तो हम लोग डैश लगा के लिख सकते हैं, और उदाहरण लिखना है तो उदाहरण को भी डैश लगा के लिख सकते हैं। जैसे लिखना है तो जैसे को भी डैश लगा के लिख सकते हैं। इन सब के आगे हम डैश लगा दें तो ये हो जाता है हमारा विवरण चिन्ह। तो हमने लगभग 10 चिन्हों के बारे में जाना जो बहुत सिंपल सिंपल थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेखा चिन्ह। अब ये रेखा चिन्ह क्या होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो रेखा चिन्ह का यूज कैसे होगा। रेखा चिन्ह किसी भी बात पर या शब्द पर जोर देने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, अब हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, मतलब रेखा चिन्ह लगा दिया। अब भौतिक महत्वाकांक्षाएं पूरे पैराग्राफ में साफ साफ दिख रहा है। आपने कोई रिटन पेपर दिया होगा हिंदी का, तो उसमें पूछा जाता है कि बताइए रेखांकित शब्द का क्या मतलब है। तो किसी भी शब्द को या अक्षर को रेखांकित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। इसको ये छोटी बिंदी या बड़े जीरो के फॉर्म में भी लिखते हैं कई लोग, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिखिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखना है हमें बीए। अब बीए तो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, इतना लंबा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम उसको शॉर्ट में लाघव का मतलब समझिए। लाघव का मतलब है लघुकरण या संक्षिप्तीकरण। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं बीए, या छोटे वाले बिंदु का भी प्रयोग कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बीए इस तरीके से लिखा जा सकता है, और एमए को इस तरीके से लिखते हैं। और उसी प्रकार से ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डॉक्टर को शॉर्ट में लिखना हो तो लिख देते हैं डॉक्टर, या डाकघर को शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसा लिख देते हैं। इससे हमारा समय बचता है, और ये सारे प्रचलित शब्द होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी शब्द को आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और दूसरा पाठक उसको समझ ही नहीं पा रहा है। तो इस चिन्ह को कहते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात याद आती है। अगर कोई तोतला व्यक्ति है और वो रामायण का पाठ करने बैठा है तो वो रामायण को कैसे पढ़ेगा, लघुपति लाघव लाजा लाम। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो सही सही पढ़ रहा है, बस उसके मुंह से निकल रहा है लघुपति लाघव लाजा लाम। वो पढ़ क्या रहा है, रघुपति राघव राजा राम। तो तोतला है तो क्या हुआ, रामायण पढ़ने का तो अधिकार सबको है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इस चिन्ह के बारे में भी हम आप लोग परिचित होंगे, बस इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, ये क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमें दोबारा लिखना है, जैसे विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, तो कैसे लिखेंगे। देखिए, विश्व का सर्वाधिक हमने बार बार न लिख के इसके नीचे हमने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। बस उस शब्द की जगह जहां इसको बदलना था, जैसे ऊपर लिखा हुआ है जनसंख्या, नीचे लिखना था हमें क्षेत्रफल, तो जनसंख्या की जगह क्षेत्रफल लिख दिया, और बाकी ये सारे शब्द जैसे कि तैसे लिखने थे तो हमने पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग कर दिया। और भी हमें जैसे लिखना है विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश। देखिए, अब यहाँ पर हमने ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि यहाँ ये इसका मतलब तो वाला है और इसका मतलब देश है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन करने वाला। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह जिस शब्द के नीचे लगा होता है वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। इससे हम बार बार चीजों को लिखने से बचते हैं और हमारा टाइम भी सेव होता है। नेक्स्ट है हमारा कोष्टक। अब कोष्टक का यूज कहाँ किया जाता है, तो किसी भी कठिन अर्थ को समझने के लिए हम लोग कोष्टक का उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए लिखा हुआ है शिक्षा की बैंकीय अवधारणा या बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में बैंकीय अवधारणा का अर्थ समझाया गया है। अगर आपको ये वाला वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैंकिंग कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। और ऐसे ही लिखा हुआ है अफ्रीका के निग्रो लोग यानी कि हबसी मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर हैं। अगर आपको निग्रो लोग का समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए हबसी, अफ्रीका के हबसी मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर हैं। तो इन दोनों का मतलब वही है, बस कोष्टक का यूज वहां पर किया जाता है जब हमें किसी शब्द के अर्थ को समझाना हो, तो हम ब्रैकेट का यूज करके उसके अर्थ को समझा सकते हैं। एक जगह और ब्रैकेट का यूज किया जाता है, कहाँ पर, जैसे हमें किसी रचना के टाइप को बताना है। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है मातृभूमि, तो ये मातृभूमि क्या है, मातृभूमि एक कविता है, तो इसमें भी कोष्टक का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है बड़े वाले ब्रैकेट का यूज कहाँ पर किया जाए। तो देखिए ये मातृभूमि कविता है, ये किसने लिखी है,
इसको हम बताने के लिए इस वाले बड़े वाले कोष्टक का यूज करेंगे। बड़े वाले का क्यों करेंगे, छोटे वाले का क्यों नहीं? क्योंकि छोटा वाला तो पहले ही यूज हो चुका है। जब छोटा वाला पहले ही यूज हो चुका हो तो हम लोग बड़े वाले कोष्टक का उपयोग करते हैं। कैसे? मातृभूमि कविता किसने लिखी है? लेखक मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इस बात को दिखाने के लिए हमने बड़े वाले कोष्टक का उपयोग किया। फिर इस वाले का उपयोग कहाँ किया जाता है? मझले कोष्टक का। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, क्षेत्रफल वाला देश, कोयला उत्पादन करने वाला देश। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, तो हम लोग इस वाले कोष्टक का उपयोग करते हैं। ऐसे लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं, इन तीनों का आंसर एक ही है और यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। तो इस वाले कोष्टक का यूज यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण क्या होता है? तो जिन शब्दों का उच्चारण हमें जोर देकर या ज्यादा समय तक करना हो उनमें इसका उपयोग होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है ठाए। गोली चलती है ना, गोली की आवाज आती है ठाए, और ऐसे ही हवा चलती है साए साए। देखिए ना आप, यहाँ पर ये साए में अ पर जोर दिया जा रहा है, तभी तो इसको हम लोग लिख पा रहे हैं हवा की ध्वनि को। और भी है, जैसे हम लोग ओम बोलते हैं, ओम में ओ पे ज्यादा जोर देते हैं, तब भी इसका यूज किया जाता है। और इसका एक और उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? छंद में मात्राओं को गिनते समय किया जाता है। ये बड़ी वाली मात्रा को दर्शाता है। तो ये तो इसका उपयोग हो गया। कभी कभी कई विद्वान इसको स्वर भी मानते हैं। हमने देखा था हिंदी की पिछली क्लास में, पिछली वीडियोस में, कि स्वर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। लेकिन कई लोग इसको प्लुत स्वर कह के बुलाते हैं। तो एग्जाम में कभी पूछ दे, बताइए प्लुत स्वर का एग्जाम्पल क्या है? तो प्लुत स्वर का एग्जाम्पल यही दीर्घ उच्चारण वाला साइन होता है। नेक्स्ट है हमारा हंस पद। अब ये हंस पद क्या होता है, इससे तो आप सब लोग परिचित हैं। कैसे परिचित हैं? देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मिथिलेश घोड़ा भाग गया। इसमें अभी समझ में ही नहीं आ रहा है घोड़ा भाग गया या मिथिलेश खुद ही घोड़ा था। कुछ भी अभी पता नहीं चल रहा है इस सेंटेंस को पढ़ने से। तो अब देखिए, आप इस सेंटेंस को अब पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मिथिलेश घोड़ा लेकर भाग गया। तो ऐसी गलती जब आप बचपन में छोटे थे तो आपने लिखते समय खूब की होगी। अब बड़े हो गए हैं तब भी कोई चीज लिखते हैं, तब भी ऐसी गलती कर देते हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए हम लोग बीच में ये वाला साइन लगाते हैं और जो वर्ड छूटा हुआ हो उसको लिख देते हैं। तो बस ये जो साइन हम लोग लगाते हैं यही हंस पद है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेखन करते समय अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो इसका प्रयोग हमें लेखन की त्रुटि से बचा लेता है। मान लीजिए हमें एक सेंटेंस लिखना है, किल्लू ने रीता की घड़ी ले ली। अब हमने इसको लिखा और लिखते समय हम घड़ी को भूल गए। जब घड़ी को भूल गए और हमने ये सेंटेंस लिखा, तो जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसका तो अर्थ ही बदल गया, बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गया। तो अब इस त्रुटि को सुधारने के लिए हम लोग यहाँ पर हंस पद वाला साइन लगाएंगे और इस त्रुटि को सुधारेंगे। देखिए, अब ये सेंटेंस हो गया, किल्लू ने रीता की घड़ी ले ली। तो यहाँ पर हम त्रुटि को सुधार रहे हैं ना इस विराम चिन्ह का उपयोग करके, इसलिए इसको त्रुटि पूरक चिन्ह के नाम से भी बुलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि ये इसका नाम है हंस पद, इसका साइन ये वाला है, तो आप इसका साइन भूल सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटे सा डिस्कशन देखिए। देखिए, ये कौन सा पक्षी है? ये है आपका हंस। हाँ, भले ही बतख जैसा लग रहा है लेकिन ये हंस ही है। आर्ट बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी मुझसे। अब इस हंस के पैरों को ध्यान से देखिए। पद का क्या मतलब होता है हिंदी में? पद का मतलब होता है पैर। हंस के पैरों को ध्यान से देखिए, किस शेप के हैं? ये बिल्कुल इसी शेप के हैं। अब अगर हम हंस के पद को ही रखें यहाँ पर और बाकी शरीर को गायब कर दें, तो देखिए यहाँ पर कौन सा शेप बच जाता है? तो यहाँ पर ये हंस पद में यही वाला शेप बच जाता है। तो इससे आप याद रख लीजिए, हंस के पैर ऐसे ही तो होते हैं जब वो बैठता है कहीं पे। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि हंस पद का साइन क्या होता है, या इसका दूसरा नाम त्रुटि पूरक चिन्ह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक साइन का उपयोग कहाँ करना है? तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षित, यानी कि पढ़ा लिखा। जब दो शब्दों का अर्थ बराबर ही हो तो बीच में किस साइन का उपयोग करते हैं? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। और भी देखिए, 2 और 3 5, इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है,
इसी प्रकार इसमें इधर भी इक्वल है। शिक्षित का मतलब ये पढ़ा लिखा हुआ है। मतलब किसी चीज का अर्थ अगर हमें बताना हो तो हम लोग तुल्यता सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, लहर, लहर का मतलब तरंग, बगीचा इसका मतलब वाटिका, और दशानन, 10 सिर हों जिसके, इसके बीच में तुल्यता सूचक शब्द यानी कि इक्वल टू साइन का उपयोग करते हैं। तो तुल्यता सूचक समझ गए आप। नेक्स्ट है हमारा टीका सूचक। ये क्या होता है? टीका सूचक में कई साइन होते हैं, जैसे कि एक तो स्टार होता है, या प्लस लगा देते हैं, या एक लिख देते हैं। इसका पहले आप लोग उपयोग देखिए तो आप समझ जाएंगे। जैसे ये पैरा लिखा हुआ है, हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने को अनुमति मांगी। अंग्रेजों को प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, किंतु पुर्तगीजों के शत्रुतापूर्ण कारनामों, और यहाँ पर ये पैरा लिखा हुआ है। अब आपने कभी कभी देखा हो, पैरा में किसी शब्द के आगे स्टार बना देते हैं, किसी के आगे कुछ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फैक्ट्री शब्द का मतलब समझाना है तो फैक्ट्री के आगे लिख दिया 1 नंबर। ऐसे ही आप कोई किताब पढ़ते हो तो उसमें भी लिखा रहता है। तो बाद में इस 1 नंबर को समझाने के लिए, ये है क्या फैक्ट्री शब्द का मतलब, किताब के नीचे इसका मतलब लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्री शब्द के आगे हमने ये टीका सूचक चिन्ह लगाया है, तो यहाँ पर फैक्ट्री शब्द का अर्थ समझाया गया है। जैसे फैक्ट्री क्या था? यह नाम अंग्रेजी शब्द फैक्ट्रस से निकला था, जिसका अर्थ व्यापारिक कंपनियों के अफसरों से था। जिन स्थलों पर खरीद बिक्री के लिए फैक्ट्रस रखे जाते थे उन्हें फैक्ट्री कहा जाता था। तो कहने का मतलब है, हम जिस शब्द के आगे ये टीका सूचक चिन्ह स्टार या प्लस या 1 या 2 3 ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही शब्द के आगे हमने लगाया है। हमें अनुमति का मतलब भी बताना होता तो यहाँ पर हम 2 लिख देते, फिर यहाँ पर 2 नंबर डाल के यहाँ अनुमति के बारे में भी बताते कि अनुमति क्या होती है। अपने किताब पढ़ते समय ये ध्यान भी दिया होगा, कभी कभी किसी सन के बारे में किताब में जिक्र किया जाता है और उस सन के आगे स्टार बना हुआ होता है, फिर बाद में यहाँ पर एक स्टार बना देते हैं और सन लिख देते हैं और बता देते हैं ये किस किताब के अनुसार है। जैसे NCERT 2006 के अनुसार, या उस किताब के लेखक का नाम लिख देते हैं कि हमने किस किताब से डेट को उठाया है। तो टीका सूचक शब्द में इन 3 साइन का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर स्टार और ये नंबर्स का यूज किया जाता है, और हमेशा ये उस शब्द के ऊपर बगल में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोप चिन्ह। इस चिन्ह का भी उपयोग आप लोग खूब करते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे ये बड़ी सी पोयम लिखी हुई है, डरना नहीं है देख के कौन सा आपको पढ़ना है ऐसे या याद करना है, बस ये एग्जाम्पल समझने के लिए है। देखिए यहाँ पर लिखा है, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, और इसी तरीके से पूरा लिखा हुआ है। बस ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि देखिए यहाँ पर ये फिर से आ गया, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, और यहाँ पर फिर से आ गया, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, और यहाँ पर फिर से ये लाइन रिपीट हो रही है। तो लोप चिन्ह का उपयोग करके हम उसी लाइन को बार बार रिपीट नहीं करते, बस ये वाला साइन लगा देते हैं और समझ जाते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जहां जहां पर ये वाली लाइन रिपीट होनी थी तो हमने 2 शब्द लिखे और इस लोप चिन्ह का उपयोग कर दिया। गीत लिखते समय अक्सर ये होता है कि जो गीत की पहली पंक्तियां होती हैं उनको बार बार यूज किया जाता है, तो बार बार गीत लिखते समय उन पंक्तियों को ना लिख के हम लोग लोप चिन्ह का उपयोग करते हैं। एक और इसका उपयोग है, देखिए जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, अशोक, यहाँ पर लोप चिन्ह का उपयोग हुआ, वंश के राजा थे। तो एक तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक जैसा काम करता है, तो इसमें से आपको ऑप्शन भरना है, तो इस तरीके से भी लोप चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है। और लास्ट है हमारा, वो है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग किसी टॉपिक के अंत में या किसी किताब की समाप्ति पर किया जाता है। मान लीजिए यही हमने टॉपिक लिया, उसकी समाप्ति पर हमें समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे लास्ट में बीचों बीच ये समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। समाप्ति सूचक चिन्ह 2 टाइप का होता है, या तो उसको ऐसे लिख देते हैं या इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो यही थे बहुत सिंपल विराम चिन्ह। अब देखते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किए थे उनको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन से एग्जाम में बनते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, रोको मत जाने दो। इस वाक्य में यदि वक्ता का तात्पर्य रोकने का है तो अल विराम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? अगर वो रोकना चाह रहा है तो रोको के बाद ही तो करना चाहिए। ऑप्शन है हमारे, रोको के बाद, मत के बाद, वाक्य के अंत में, या जहाँ चाहे वहां तो नहीं कर सकते। यहाँ हमें वक्ता का तात्पर्य रोकने से है तो रोको के बाद करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये,
बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इनको 100% सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे, भाइयों बिना परिचय का ये प्रेम कैसा? वाक्य का सही रूप क्या है? पहला ऑप्शन है भाइयों, भाइयों के पास ये विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह लगा हुआ है, और किसी में लगा है और किसी में नहीं लगा है। तो यही हमारा है राइट आंसर। क्यों राइट आंसर है? क्योंकि ये विस्मयादि बोधक तो है ही है, और साथ में यह संबोधन बोधक चिन्ह भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इस यहाँ पर बुला ही तो रहे हैं ना, संबोधन ही तो दे रहे हैं, भाइयों एक तरीके से संबोधन ही तो दिया। और भी जैसे कहते हैं हे राम, तो उसके बाद भी इसका यूज होता है। और साथ ही साथ कोई भाव प्रकट करना हो या कोई सुख दुख हो तो भी इस एक्सक्लेमेटरी साइन का उपयोग करते हैं। तो इसका तो यूज आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है? निर्देशक, निर्देशक तो होता है। कौन सा होता है निर्देशक? डैश चिन्ह कहते हैं इसको। लाघव, लाघव चिन्ह भी होता है, इसको ऐसे बिंदु बना देते हैं किसी शब्द के आगे संक्षिप्तीकरण करना हो। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह में भी ऐसे बिंदु रखा रहता है, 2 बिंदु रखे रहते हैं और डैश लगा होता है, तो विवरण चिन्ह भी होता है। अब बात आती है ये उपदेशक, तो उपदेशक जैसा तो कोई विराम चिन्ह होता नहीं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, उपदेशक चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुत सिंपल है, किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह, कोष्टक, निर्देशक या उपविराम? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा था किसी कठिन शब्द का हमें अर्थ समझना है तो हम कोष्टक में उस शब्द का अर्थ भी लिख देते थे साथ में। नेक्स्ट है हमारा, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। जैसे BA, MA हमने देखा था, डॉक्टर को बस डॉ लिख दिया और पूरा हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो इसमें से जो राइट आंसर है आप समझ गए होंगे, वह है ये वाला। यहाँ पर आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग हुआ है, तो यही वाला राइट आंसर है। और किसी में हुआ है छी के बाद? नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस नाम से अभिहित किया है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। पाद चिन्ह को किस चिन्ह के बराबर माना है कामता प्रसाद गुरु ने? तो देखिए यहाँ पर दिया है ध्वनि, रेखा, पंक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने पाद चिन्ह को रेखा चिन्ह के बराबर माना है। रेखा चिन्ह कौन सा होता है? जैसे कि हमें किसी शब्द विशेष पे जोर देना हो तो हम लोग उसके पीछे रेखांकित कर देते हैं। जैसे कामता प्रसाद गुरु पे जोर देना है हमें, तो हमने इसे रेखांकित कर दिया, या इसी को पाद चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद कैसा होता है? हंस पद हमने याद किया था, त्रुटि सुधारने के लिए ऐसा साइन लगाते हैं। तो त्रुटि सुधारने के लिए ये वाला साइन लगा रहे हैं ना, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा त्रुटि विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है? तो ये वाला कौन सा चिन्ह होता है? ये वाला होता है आपका उद्धरण चिन्ह। देखिए इनमें कुछ डिस्कशन करने वाला या ट्रिक से बताने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। अगर इस टॉपिक की नॉलेज आपको नहीं है तो परीक्षा में इससे बनने वाले सरल सरल क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे और आपका ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बाकी लोग तो इन सिंपल क्वेश्चन को सही करेंगे और आपने इन क्वेश्चंस को गलत किया तो आप मेरिट में काफी पीछे हो जाएंगे। तो सरल सरल क्वेश्चंस को तो सही करना ही है और साथ में कठिन क्वेश्चन को भी सीखना है, जिससे आप एग्जाम में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, लिखा हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन भी अच्छा है, एक मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, पूछा गया था ये क्वेश्चन है हमारा, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अब ये समानाधिकरण शब्द क्या होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो इसमें समानाधिकरण शब्द कौन कौन से हैं, मतलब समान शब्द कौन कौन से हैं? समान शब्द है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो इन दोनों समान शब्दों का प्रयोग करना हो तो हम लोग बीच में एक छोटे से कॉमा का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमा, या इसी को अल्पविराम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे विराम चिन्हों से बनने वाले सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और कामता प्रसाद गुरु ने
जिन 20 ब्रह्म चिन्हों के बारे में बताया था, हमने उनको भी यहाँ पर देखा और उनको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा, और 1 नंबर के इस टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।